Hello 11th class political science students. Welcome back to our channel. We are here back with the same chapter executive, and today we are going to do part 5th of the same chapter. Okay, so till now we have completed 4 part of the chapter, and in last class basically what we have discussed the parliamentary system of India, parliamentary form of government. In that, basically, we have discussed position of president in our country, along with that position of prime minister and council of minister. Hope that was also clear to all of you. And today we are going to do basically power and position of Indian president. So let us start today. I have told you that basically Article 61 deals with impeachment process, right? So Article 74, what is that saying? There shall be a council of ministers with the prime minister at the head to act and advise the president, who shall in the exercise of the functions act in accordance with such advice. अब देखो आर्टिकल 74 हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी होगी, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, राइट? और उसका हेड कौन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? प्राइम मिनिस्टर। और ये क्या वर्क करेंगे? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट को एड मतलब हेल्प करेंगे, एडवाइस देंगे। हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। और वो प्रेसिडेंट जो है वो सारे के सारे फंक्शन करेंगे, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू सच एडवाइस। मतलब क्या समझ आया आपको? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारी कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और वो जो हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट है वो वर्क करेगा उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग। गॉट इट? So provided that the president may require the council of minister to reconsider such advice. अब देखो, the president may require the council of minister to reconsider. अब देखो प्रेसिडेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है? प्रेसिडेंट रिक्वायर क्या कर सकता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर, कि वो अपनी एडवाइस को रिकंसीडर करें। ओके, एंड द प्रेसिडेंट शेल एक्ट अकॉर्डेंस इन एडवाइस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। लेकिन अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट शेल एक्ट। देखो पहले आपको क्या लिखा गया कि प्रेसिडेंट जो है वो उनको क्या बोल सकता है कि आप अपनी एडवाइस को रिकंसीडर करो, एक बार दोबारा से इसको चेक कर लो जो एडवाइस आपने मेरे को दी है। लेकिन अगर वो एडवाइस दोबारा से अगर आ रही है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? सेम उन लोगों ने मान लिया वही एडवाइस दे दी कि ऐसे गवर्नमेंट वर्क करनी चाहिए, गवर्नमेंट ऐसे फंक्शन करेगी, तो दिस टाइम द प्रेसिडेंट शेल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एडवाइस ओनली। समझ आया? इट मीन्स अगर जो एडवाइस सेकेंड टाइम आई तो प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो डू यू नो व्हाट द वर्ड शेल मीन्स हियर? तो ये देखो, ये जो वर्ड यूज हुआ है, ये वाला पर्टिकुलर वर्ड, आपसे इसका मीनिंग पूछा गया है कि ये शेल का मतलब आपको समझ आया? इट इंडिकेट्स दैट द एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। देखो मैंने आपको यही बोला कि फर्स्ट टाइम तो वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, दैट यू शुड रिकंसिडर योर एडवाइस। लेकिन अगर सेकेंड टाइम वो एडवाइस आई तो प्रेसिडेंट विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। तो यहां पर जो शेल वर्ड यूज हुआ है ना, शेल मीन्स क्या है? दैट एडवाइस इज बाइंडिंग, दैट एडवाइस इज बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। वो उससे बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि उसको उस एडवाइस को मानना पड़ेगा। In view of the controversy about the scope of the president's power, a specific mention was made in the constitution by an amendment that the advice of the council of minister will be binding on the president. और देखो इसके रिगार्डिंग क्या थी? कॉन्ट्रोडिक्शन से कि अब ये जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, जो एडवाइस देती है, तो क्या वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट उस एडवाइस के अकॉर्डिंग अगर वर्क ना भी करे तो भी चलेगा? बट इसमें हमने क्या किया? हमने क्या मेंशन किया? कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या बताया कि जो एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का बाइंड हो जाता है उस पर्टिकुलर एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए।
That's why I have told in last class that some people say president is a rubber stamp only. समझ आया रीजन? कि अब देखो, अगर एडवाइस दे दी सेकंड टाइम भी और सेम एडवाइस दे दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कि ऐसे वर्क करना पड़ेगा, सो प्रेसिडेंट विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइस ओनली. अब देखो भाई, अनदर अमेंडमेंट made later, it was decided that the president can ask the council of ministers to reconsider its advice, but has to accept the reconsidered advice of the council of ministers. यहां पर क्या है, एक और अमेंडमेंट हुआ. पहले तो देखो, पहले क्या किया हम लोगों ने, अमेंडमेंट किया कि वो जो एडवाइस है वो बाइंडिंग करने वाली है, लेकिन फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, अमेंड किया. कैसे अमेंड किया कि प्रेसिडेंट बोल सकता है कि आप अपनी एडवाइस को रिकंसीडर करो, मतलब एक बार इसको दोबारा से चेक करो, राइट. लेकिन फिर क्या है, हैज टू एक्सेप्ट द रिकंसीडर्ड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लेकिन अगर वो रिकंसीडर करने के बाद वही सेम एडवाइस दे रहे हैं तो सेकेंड टाइम पे प्रेसिडेंट बाइंड हो जाएगा. समझ आया? मतलब सेकेंड टाइम वाली एडवाइस से प्रेसिडेंट डिनाई नहीं कर सकता. दैट्स अथॉरिटी इंडियन प्रेसिडेंट इज नॉट हैविंग. ओके, सो वी हैव सीन द प्रेसिडेंट is the formal head of the government. In this formal sense, the president has the wide-ranging executive. अभी तक देखो आपने क्या क्या वर्ड पढ़ा, आपने पढ़ा वो सेरेमोनियल हेड हो सकते हैं, है ना, प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड हो सकता है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड हो सकता है, राइट. सो इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मल सी में बेसिकली क्या है, प्रेसिडेंट के पास वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और इमरजेंसी पावर्स होती हैं. लेकिन वो पावर कैसे है, फॉर्मल पावर्स हैं, राइट. मतलब वो आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि हमारी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है दैट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री. बट अब देखो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो फंक्शन करते हैं, जो हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट होगा, जो भी फंक्शन करेगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली. इसलिए बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है दैट इज अ फॉर्मल हेड ओनली, right. So in the parliamentary system, these powers are in reality used by the president only on the advice of council of minister. और formal head क्यों बोला गया, क्योंकि जितने भी powers के नेम आपने पढ़े ना, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर्स, इमरजेंसी पावर, वो सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट कैसे यूज करेगा, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मतलब इंडिपेंडेंटली वो फंक्शन नहीं कर सकता. प्रॉब्लम क्या है, दैट ऑल ऑफ द वर्क विल बी डन विद द हेल्प ऑफ, with the advice of council of ministers. Got it? So the prime minister and the council of ministers have support of the majority in the Lok Sabha and they are the real executive. अब देखो, ऐसा सिस्टम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस क्यों करवाया कि हमने प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं बाउंड कर दिया कि वो वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नाउ अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. अब देखो उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि हमने अभी क्या स्टडी किया था लास्ट क्लास में, दैट वी वांटेड टू इंश्योर मोर अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव. और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए हमने हमारी इलेक्टेड पीपल को ज्यादा पावर देने की सोची. और वो इलेक्टेड पीपल कौन है हमारे, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट. क्योंकि वो लोगों के लिए डायरेक्ट आंसरेबल है, राइट. और एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके पास मेजोरिटी का सपोर्ट होता है लोकसभा में. और मेजोरिटी का सपोर्ट है, इट मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री. और अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड इफ दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स देन दे विल टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अस ओनली, राइट. प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने प्रेसिडेंट को इतनी पावर्स भी नहीं दी. So in most of the cases, the president has to follow the advice of the council of ministers. इसीलिए मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में क्या होता है, प्रेसिडेंट को फॉलो करनी पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस. अब देखो यहां पर सिग्नेचर कर रहे हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. अब यहां पर देखो उनकी स्टेटमेंट से आपको क्या समझ आएगा कि प्रेसिडेंट की पोजीशन एक्चुअल में हमारी कंट्री में क्या है. ओके, वी डिड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर. हमने प्रेसिडेंट जो बनेगा या बनेगी उसको एक्चुअल में कोई रियल पावर नहीं दी, राइट. क्योंकि आपने ऊपर क्या पढ़ा, इन मोस्ट ऑफ द फंक्शंस प्रेसिडेंट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो हमने उसको कोई रियल पावर नहीं दी, बट वी हैव मेड हिज पोजीशन वन ऑफ द अथॉरिटी एंड डिग्निटी.
लेकिन जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है, वो क्या है हमारी कंट्री में? सबसे एक क्या है? अथॉरिटेटिव पोस्ट है और सबसे ज्यादा डिग्निटी मतलब रिस्पेक्टफुल पोस्ट है। पोस्ट नहीं बोलोगे आप, इसको पोजीशन बोलोगे, है ना? कि सबसे एक ऐसी पोजीशन जिसकी बहुत ज्यादा अथॉरिटी है और जिसकी डिग्निटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम क्या कंसीडर करते हैं? प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, राइट? सो द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट नीदर अ रियल एग्जीक्यूटिव नॉर अ मियर फिगर हेड। यानी हम क्या करना चाह रहे थे? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक ऐसा प्रेसिडेंट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं जिसके पास ना तो पूरी की पूरी रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स हो और ना ही वो सिर्फ नाम का फिगर हेड बने जैसे मोनार्क्स होते हैं, राइट? बट अ हेड दैट नीदर रिजाइन्स नॉर गवर्न्स। एक ऐसा हेड हमें प्रिपेयर करना है जो ना रिजाइन करता है ना गवर्न करता है। मतलब बोलने को तो प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स हम लोगों ने दे दी, बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी, एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दी, जुडिशियल पावर्स दे दी, बट एक्चुअल में वो सारी पावर्स कैसे वर्क करती हैं? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसीलिए क्या है, इसीलिए हमने बोला कि एक ऐसी अथॉरिटी है प्रेसिडेंट जिसकी डिग्निटी तो बहुत ज्यादा है, रिस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा है, अथॉरिटी है, बट एक्चुअल में हमने उसको एक ऐसी अथॉरिटी में कन्वर्ट नहीं किया जो एक ना तो सिर्फ ऐसा हो कि पूरा का पूरा रियल एग्जीक्यूटिव उसको बना दिया, ना ऐसा हो कि सिर्फ उसको मियर हम लोगों ने क्या बना दिया? फिगर हेड बना दिया। बल्कि हमने क्या बनाया है? एक ऐसा हेड जो ना तो रिजाइन करता है और ना प्रॉपरली गवर्न करता है, राइट? इट वॉन्ट्स टू क्रिएट अ ग्रेट फिगर हेड। ये ऐसा फिगर हेड कि जिसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है, राइट? गॉट इट? सो आपको क्या समझ आया? पोजीशन ऑफ आवर कंट्री प्रेसिडेंट। अब देखो, अब क्या स्टडी करने वाले हैं? अब रीड करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो, डिस्क्रिशनरी कौन सी होती है? ये कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिनमें प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनके अकॉर्डिंग वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट? सो अब कौन सी पावर्स होती हैं, कौन सी बेसिकली फंक्शंस होते हैं इन विच प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? लेट अस डिस्कस नाउ. So on the basis of the above discussion, can we infer that the president has no discretionary power under any circumstances? हमने क्या पढ़ा? ऊपर के कंटेक्स्ट से आपको क्या समझ आया कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या है? कि ऑल द वर्क्स विल बी डन अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो क्या आप डिस्कशन से कुछ ऐसा समझ पा रहे हो कि कोई ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर्स है ही नहीं कि जो किसी भी सर्कमस्टेंसेज में, किसी भी सिचुएशन में वर्क करे? मतलब क्या ऐसी पावर्स प्रेसिडेंट के पास है ही नहीं कि वो अपनी चॉइस से, अपनी विल से कुछ ऐसी डिसीजंस ले सके जिसमें वो बाइंड ना हो किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से या फिर किसी प्राइम मिनिस्टर के आइडियाज से? सो दिस विल बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट? अगर आप ये ऐसा बोलते हो ना कि प्रेसिडेंट एक ऐसी अथॉरिटी जिसके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती। डिस्क्रिशनरी समझ आया? डिस्क्रिशनरी मतलब जो विवेक से वो खुद डिसीजन लेते हैं, मतलब वो खुद देखते हैं कि ये डिसीजन सही है नहीं है, वो किसी की एडवाइस के लिए फिर नहीं देखते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स वही होती है, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ हिज कंसाइंस व्हेन प्रेसिडेंट टेक्स डिसीजन, तो इसको क्या कंसीडर करते हैं? इसको कंसीडर करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स, राइट? सो ये क्या होगा? ये होगी इनकरेक्ट असेसमेंट कि हमारे प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है। Constitutionally, the president has a right to be informed of all important matters and deliberations of the Council of Ministers. अब देखो क्या है, प्रेसिडेंट के पास राइट है कॉन्स्टिट्यूशनली कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, डिवीजन पावर्स ऑफ डिवीजन हो रहा है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना है, तो सबकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के पास, राइट? और इसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। और प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं इंफॉर्म करता है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर इज अ लिंक बिटवीन पार्लियामेंट, यू कैन से, बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, यू कैन से। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन सा डिसीजन लिया जाना है इसके बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना ये प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन है।
और प्रेसिडेंट की क्या विल है, प्रेसिडेंट क्या चाह रहे कि किस टाइप के लॉज फ्रेम होने चाहिए, इस चीज का हमें कंसर्निंग, इस चीज को हमें कंसर्न में रखना चाहिए जब भी हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं। तो वो एज अ लिंक वर्क करता है प्राइम मिनिस्टर। Got it? So the Prime Minister is obliged to furnish all the information to the President may call for. The President often writes to the Prime Minister and express his views on matter confronting to the country. अब प्रेसिडेंट बेसिकली क्या करते हैं, प्रेसिडेंट कुछ जो उनके आइडियाज है ना, उनके व्यूज है प्रेसिडेंट के, वो एक्सप्रेस करते हैं, उनको कुछ भी चीजें लिख करके सेंड कर देते हैं कि वो कौन से मैटर है जो हमारी कंट्री के डिस्कस होने चाहिए, कन्फ्रंट होने चाहिए, वो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनके रिगार्डिंग, राइट। सो अब देखो यहां पर क्या मेंशन है, आई एम जस्ट अ फिगर हेड और आई एम आस्किंग रियल क्वेश्चन। डिड द टेक्स्ट बुक राइटर्स गिव मी पावर टू आस्क क्वेश्चन आई विश टू आस्क, और एम आई आस्किंग क्वेश्चन दे हैव इन देयर माइंड। अब देखो क्या मैं एक फिगर हेड हूं और एम आई आस्किंग रियल क्वेश्चन, क्या मैं रियल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। डिड द टेक्स्ट बुक राइटर्स गिव मी पावर टू आस्क क्वेश्चन, क्या टेक्स्ट बुक के राइटर ने मेरे को पावर दी है क्वेश्चन पूछने की। आई विश टू आस्क और एम आई आस्किंग क्वेश्चन दे हैव इन देयर माइंड, या फिर मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो उनके दिमाग में, किसके, जिन्होंने बुक लिखी है। यानी ये प्रेसिडेंट की पोजीशन के बारे में कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की पोजीशन के रिगार्डिंग है कि क्या प्रेसिडेंट, अब देखो ये पावर्स हमने लिख दी डिस्क्रिशनरी पावर्स, तो क्या प्रेसिडेंट जो वर्क करेंगे, प्रेसिडेंट जो भी वर्क फंक्शन, प्रेसिडेंट के जो भी फंक्शंस हैं, तो क्या प्रेसिडेंट ऐसे वर्क करेगा कि अब जो लोगों की डिजायर है उसके अकॉर्डिंग, या फिर प्रेसिडेंट ये चेक करता है कि मेरी विल है इसलिए मेरे को ये वर्क करना है। गॉट इट? सो दिस इज रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री, राइट। अब beside this, there are at least 3 situations where the president can exercise the power using his or her own discretion. अब कुछ पोजीशंस आपको बताई गई हैं जिसमें प्रेसिडेंट अपनी पावर को यूज कर सकता है या फिर कर सकती है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स के साथ। अब देखो 3 पोजीशन कौन कौन सी होती है। फर्स्ट प्लेस, वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर दैट डिसीजन। पहली बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एडवाइस दी उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, राइट। इन डूइंग दिस द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन हिज और हर डिस्क्रिप्शन, मतलब अब प्रेसिडेंट को अगर लगा कि इस एडवाइस में कुछ लूज पॉइंट्स हैं तो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, मतलब ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ही बोला कि उसको दोबारा से सेंड कर दो वापस। विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट इज फंक्शनिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन, right? So when the president thinks that the advice has certain flaws or legally comes it has that or that is not the best interest of the country, और कब ऐसा हो सकता है जब प्रेसिडेंट को लगे कि कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर द डिसीजन, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उस आइडिया को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, राइट। अब उसके अलावा although the council can still stand back the same advice and the president would then be bound by the advice, लेकिन यही सेम चीज जो हमने ऊपर डिस्कस की कि अगर वो सेम एडवाइस दोबारा से दे दी जाती है तो अब प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है उस पर्टिकुलर एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए। Such a request by the president to reconsider the decision would naturally carry a lot of weight, लेकिन देखो अब अगर प्रेसिडेंट ने किसी पर्टिकुलर एडवाइस को, किसी पर्टिकुलर कंसिडरेशन को, किसी पर्टिकुलर डिसीजन को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है तो इट मीन देखो इसमें इट कैरी अ लॉट ऑफ वेट। क्यों? क्योंकि कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट ने उस पर्टिकुलर एडवाइस को भेजा है दोबारा से कंसिडरेशन के लिए, इसीलिए उस पर्टिकुलर थिंग में, उस पर्टिकुलर डिसीजन में बहुत ज्यादा वेट होता है। So this is one way in which the president can act in his or her own discretion. इसीलिए ये ऐसा वे है जिसमें प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है, राइट। मतलब फर्स्ट कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट वो सिचुएशन है जिसमें कोई ऐसा फंक्शन प्रेसिडेंट को करना है कि कोई ऐसा, मान लिया ऐसी कोई डिसीजन है जो हमारी कंट्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ले लिया, पार्लियामेंट ने ले लिया, बट प्रेसिडेंट को वो लगा कि कंट्री के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, so it can be sent for the reconsideration and it will create a great impact because it carry a lot of weight,
राइट। सेकंड क्या है, द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज वीटो पावर। अब देखो वीटो का मतलब सिंपली क्या होता है, मना करना, कि प्रेसिडेंट मना कर सकते हैं, बाय विच ही कैन विदहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव एसेंट टू द बिल अदर देन मनी बिल। देखो मनी बिल के रिगार्डिंग कभी भी वीटो पावर मतलब कभी भी डिनाई नहीं हो सकता है। क्यों? एक चीज याद रखना, मनी बिल जब भी प्रेजेंट होता है हमेशा हमेशा प्रेसिडेंट की प्री कंसेंट के साथ प्रेजेंट होता है। तो मनी बिल के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट कभी भी वीटो पावर यूज नहीं कर सकता, राइट। अब देखो, एवरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर द असेंट बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। अब देखो लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में आपको चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि लॉ बनता कैसे है। जब भी पार्लियामेंट में कोई चीज नई बनने के लिए आती है तो उसको बोलते हैं बिल। बिल जब पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर से पास हो जाता है तब वो जाता है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए, और जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं तो बिल बन जाता है एक्ट, लॉ बन जाता है। तो सेकेंडली हम क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है, विदाउट हिज और हर सिग्नेचर एनी काइंड ऑफ बिल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द लॉ। तो ये भी इंपॉर्टेंट पावर हो गई। So the president can send the bill back to the parliament asking it to the consider bill. This veto power is limited because if parliament passes the same bill again and sends it back to the president, then the president has to give assent to that bill. सेम चीज यहां पर भी जो एडवाइस के मैटर में थी कि वीटो पावर यूज हो सकती है, बट सेम बिल अगर पार्लियामेंट ने विदाउट एनी मॉडिफिकेशन भी प्रेसिडेंट को दे दिया तो प्रेसिडेंट बाइंड हो गया उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करने के लिए, राइट। However, there is no mention in the constitution about the time limit within which the president must send the bill back for the reconsideration. लेकिन एक चीज याद रखना, ये कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने में प्रेसिडेंट को वो बिल वापस भेजना है रिकंसिडरेशन के लिए, राइट। इट मीन्स क्या है कि प्रेसिडेंट उस बिल को पेंडिंग रख सकता है, रख सकती है किसी भी टाइम लिमिटेशन के बिना। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पॉकेट वीटो। समझ आया? यानी मान लिया अगर प्रेसिडेंट को सिग्नेचर नहीं करने, है ना, तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल पावर टू यूज द वीटो, है ना। अगर मान लिया प्रेसिडेंट को सिग्नेचर नहीं करने तो उस पर साइन नहीं करे क्योंकि टाइम बाउंडेशन तो है ही नहीं। मतलब प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेजा, उस पर साइन भी नहीं किए, तो क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट ने वो बिल अपनी पॉकेट में रख लिया, इसलिए इसको बोला जाता है पॉकेट वीटो। गॉट इट? और थर्ड टाइप कौन सा है, थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर अब कौन सी होगी, it arise more out of political circumstances. Formally the president appoint the prime minister. अब देखो यहां डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी होती है कि वैसे हमारी कंट्री में क्या सिस्टम है कि जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी लोकसभा में उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। बट नाउ थिंक दैट एनी सिंगल पार्टी इज नॉट एबल टू गेट मेजोरिटी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, नाउ द प्रेसिडेंट विल यूज डिस्क्रिशनरी पावर। उसका मतलब क्या हुआ कि अब प्रेसिडेंट ये चेक करेगा कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको औरों की कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स मिली है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर पार्टी के लीडर को इनवाइट करेगा दैट यू कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। और बट क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है उस पर्टिकुलर पर्सन को मेजोरिटी शो करनी होती है, राइट। अब देखो ऐसे लीडर्स दो तीन भी हो सकते हैं कि मैं मेजोरिटी शो कर सकता हूं, मैं मेजोरिटी शो कर सकता हूं। तो ऐसे में क्या होगा, अब प्रेसिडेंट ये चेक करता है, प्रेसिडेंट ये डिसाइड करता है कि किसको बनाया जाएगा हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिशनरी पावर होती है हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट की। गॉट इट? उसके इट मींस सिंस 1989 मेजर पॉलिटिकल चेंजेस हैव कंसिडरेबली इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो ये वाला जो टाइम पीरियड है 1989 से यहाँ हमारी कंट्री में बहुत सारी अलायंस गवर्नमेंट बनी, तो इसने प्रेसिडेंट की पोजीशन को कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। और उसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि हमारी कंट्री में कोई भी एक भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन ही नहीं कर पा रही थी, कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी। तो कौन सा ऐसा पर्सन हो सकता है जो गवर्नमेंट को चला सकता है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट ने। And that's why this discretionary power is the most important power of the President of India. So basically in today's class we have discussed three discretionary power of the President. In first, in which he or she can send back the advice and the Council of Ministers will have to reconsider it. Second, when any bill is sent
and any bill without the signature of the president cannot convert it into the law, right? And third, regarding the appointment of the prime minister of our country. So I hope all these three things are clear to all of you. Pocket veto क्या होता है? Also, this is very clear to all of you. Okay, so next part we will do in next video, in which we will discuss some more power related to the powers of our president. Okay, till then keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.